कोनों पे जाता हूं, मैं तो सोचता हूं नौजवान लोग इसके लिए परेशान रहते हैं फोटो के लिए, लेकिन मैं देखता हूं कि ये इच्छा तो सीनियर लोगों में भी अब बहुत है। सीनियर लोग भी सारे पैमाने तोड़ के फोटो के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे लोग नायक पूजा बहुत करते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि भक्ति में तो नायक पूजा ठीक, लेकिन राजनीति में नायक पूजा मिशन को विनाश की तरफ ले जाती। मैं इस प्रभु सम्मेलन के अवसर पे समय समय पे जो बहुजन समाज में जो संत गुरु महापुरुष जन्मे, जिनके अमूल्य साहस, संघर्ष, त्याग, बलिदान की वजह से आज हम इस स्तर पर पहुंच पाए हैं कि अपना मंच लगा के अपनी बात को कह सकते हैं और अपने दुख सुख के लिए आवाज उठा सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। और आज हम राजनीतिक रूप से भी अपनी बातें करने लगे हैं, अपनी हिस्सेदारी पर चर्चा करने लगे हैं। ऐसे महामानवों को मैं नमन करता हूं। उनका प्रयास, उनका संघर्ष था जिसकी वजह से हम अपने पैरों पे खड़े हो पाए। सम्मानित बंधुगण, पिछले 100 साल में बहुत कुछ बदला है। परिवर्तन एक दिन का काम नहीं है, ओवरनाइट स्टैंड नहीं है कि आपने रात में सोचा और सुबह परिवर्तन हो गया। परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, इसमें एक लंबा समय लगता है, आदत हो जाती है लोगों को। लेकिन हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में अपनी सुख सुविधाएं, अपने तमाम तरह के पारिवारिक जीवन और सब कुछ त्याग करके कोशिश की कि हम इस परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा बने और आज हम इसमें बड़े पैमाने पर सफल हो पाए। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें अपने महापुरुषों को पूजना नहीं, पढ़ना चाहिए। मैं कड़वे शब्दों में आपसे कह रहा हूं, प्रभु सम्मेलन में है, लेकिन बाबा साहब द्वारा लिखी गई 21 वॉल्यूम्स जो हैं वो शायद ही हमारे यहां बैठे किसी एक शख्स ने या 2 शख्स ने, 4 शख्स ने पढ़ी। यानी कि हम अपने महापुरुषों द्वारा कही गई बातों को भी अभी तक नहीं जान पाए। मैंने समय समय पे, क्योंकि मैं एक वकील भी हूं, मैंने 16 महीने के जीवन में जब मैं जेल में था तो मेरा सारा जोर इसी बात पे था कि समय का सही प्रयोग किया जाए। ये हमें समय का सही प्रयोग आना चाहिए। वो प्रयोग ये था कि मैंने इतनी किताबें उन 16 महीने में पढ़ी जितनी किताबें मैंने अपनी पढ़ाई के 16 साल में नहीं पढ़ी। और क्योंकि मेरे पास जेल एक ऐसी जगह है कि वो आत्मचिंतन का सबसे अच्छी जगह का वो है स्थान, तो मैंने उस अध्ययन के समय में मेरे साथ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं कि मैं अब पढ़ाई कर रहा हूं, थोड़ी देर में मुझे कोई स्पीच करनी है या मुझे कहीं कुछ और कोई काम करना है या मेरे पास कोई मोबाइल फोन है कि मैं इसमें व्यस्त हो जाऊंगा, किसी का फोन आ जाएगा। एक ही चीज थी कि मैंने दिल लगा के अध्ययन किया और मुझे महसूस हुआ कि पिछले आंदोलन किन परिस्थितियों में चले और अगर वो आंदोलन ना चलते तो हमारी क्या स्थिति रहती। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं आपसे बहुत कुछ ज्यादा जानता हूं। यहां बैठे बहुत सारे शख्स ऐसे हैं जिनकी एज मुझसे बहुत ज्यादा है। जितनी मेरी एज हो सकता है इतने दिन से तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को चला रहे हैं, ऐसा भी संभव है। लेकिन जो मैंने सीखा है उस पर चर्चा करना, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि अपने जीवन के अंतिम समय तक व्यक्ति को सीखना चाहिए। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, सीखने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब भी आपको जिससे भी, आपसे छोटा भी उससे भी सीख लेना चाहिए। तो मैं इस प्रक्रिया में हूं, क्योंकि हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है तो मैं सीखता रहता हूं। और एक अच्छी बात यह है कि सीखने की कड़ी में बहुत कुछ जानकारियां, नई जानकारियां हम तक पहुंची। जैसे मैं एक घटना आपसे साझा करूंगा, क्योंकि आगरा का उदाहरण हम लोग पूरे देश में जाके देते हैं जब बाबा साहब की बात करते हैं। और यहाँ से एक वो लाइन सबसे ज्यादा कही जाती है, हर वक्ता कहता है उसको,
बाबा साहब ने कहा मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हर कोई कहता है इस लाइन को, मैंने सब सुना, जितने वक्ता जीवन में बोले होंगे एक आधी बार उन्होंने इस बात लाइन को जरूर बोला। लेकिन मैं आपसे जो चर्चा करना चाहता हूं वो है महाड़ सत्याग्रह। मैं इसलिए उस पर चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि उस घटना को लगभग 100 साल हुए लगभग, और इन 100 सालों में आज ये स्थिति है कि महाड़ सत्याग्रह तालाब से पानी पीने के लिए हुआ, जिस तालाब में जानवर पानी पी सकते थे, उस तालाब से भी वंचित वर्ग के लोग पानी नहीं पी सकते। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया। यानी कि 100 साल में आज परिस्थिति बहुत बदल गई है उनके संघर्षों की वजह से। आज तो हम बिस्लेरी का पानी पी रहे, देखिए रखी हुई एक्वाफिना है, कोई ऐसी बोतल होगी हमको देखिए। तो यानी कि 100 साल में बड़ा बदलाव हुआ। और उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो हम इस देश के शासक। कई जगह लिखा है कि हमें इस देश का शासक बनना है। ये बात जब बाबा साहब अम्बेडकर से जिन लोगों ने सुनी, उन्होंने पूछा बाबा साहब अम्बेडकर से कि बाबा साहब आप कह रहे हैं कि हम इस देश के शासक हैं, घर की दीवारों पे लिख दो। हमारे यहाँ तो घर ही नहीं है, छत ही नहीं है, दीवारें ही नहीं, तो हमारे यहाँ तो लगे हुए हैं तिरपाल वगैरह लगी हुई। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं जो आज आपसे कह रहा हूं लगभग 100 साल के बाद मेरे द्वारा कही गई बातें आपको धरातल पे नजर आएंगी। देखो, जब बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब एक विजनरी व्यक्ति थे। 100 साल के बाद आज हम पे घर है ना, दीवारें भी हैं। तो मैं जब फिर मैं महाड़ सत्याग्रह पे आता हूं, उससे पहले मैं अपने साथियों से कहूंगा कि उसको लोक कर दे। जो समय से यहां नहीं पहुंच सकता, जिसके लिए अपना समय कीमती है, उसके लिए हमारा समय भी खराब नहीं होना चाहिए। जब समाज अनुशासन पैदा करेगा तभी अनुशासन आएगा, कहने से अनुशासन नहीं आता है। आज नहीं तो कल समाज को अपने अंदर शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। इसका नुकसान भी आज बताऊंगा मैं आपको, अभी झेल के आया हूं। तो महाड़ सत्याग्रह में जब महाड़ सत्याग्रह समाप्त हुआ, बाबा साहब ने विरोधियों की लाठियों का सामना किया, मारपीट हुई, तो बाबा साहब ने अपने साथियों से पहले ये कहा था रणनीति के तौर पे कि आज हम उनकी लाठियों का जवाब नहीं देंगे। और जब वो आंदोलन समाप्त हुआ तो ऐसे उन्होंने अपने 9 साथियों को इकट्ठा हुए एक संदेश के तौर पे कहा कि जब भी हम लोग इकट्ठा होंगे तो हम अपनी कोई ना कोई बुराई छोड़ने का काम करेंगे। उस दिन बाबा साहब ने 3 बुराइयों पे बात की कि तीनों बुराइयां हमें आज से छोड़नी है। समाज को निर्देश के तौर पे कहा, पहली कि आज के बाद हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएं। दूसरी कि आज के बाद हम कोई गंदा व्यवसाय नहीं करें। उस समय हमारे लोग मैला ढोना, मरे हुए पशुओं को ढोना, इस काम को बड़े पैमाने पे करते थे। यही व्यवस्था ने यही काम दिया था हमारे लोगों को, चमड़ा उतारना, चमड़ा छीनना। तो उन्होंने कहा आज के बाद हम कोई गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में जाति व्यवस्था है, जाति के आधार पर ऊंच नीच है। जब तक हम लोग इस देश में जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाते, तब तक जाति के आधार पर जिस जाति में है उस जाति को हम नीच जाति समझ के घृणा नहीं करेंगे, अपना मनोबल बिल्कुल डाउन नहीं करेंगे। आप मेरे द्वारा कही गई बातों को किताब में पढ़ लें, ये बाबा साहब ने कहा। और बाबा साहब ने कई बार अपने स्टेटमेंट में कहा कि महाड़ इज मार्शल कौम, महाड़ जाति जो है वो मार्शल जाति। इतने चिंतक यहां बैठे, पढ़ लेना आप जाके अगर मैं गलत बोल रहा हूं। कई बार बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का जिक्र, उनका इस बात के पीछे उद्देश्य क्या था? क्या बाबा साहब जाति को मानते थे, या बाबा साहब जाति के पैरोकार थे, या बाबा साहब अपने लोगों में वो बल पैदा करना चाहते थे कि वो दिमाग से घृणा निकाल के अपने मनोबल को जो कम करने की जो शक्ति है
जो समस्या खड़ी हो रही है, जो उनका मनोबल गिरा रही है, उस बात को अपने दिमाग से निकाल के आगे बढ़े तरक्की के रास्ते। ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि जब तक इस देश में जाति व्यवस्था है, मैं जाति का प्रयोग अपने लोगों के लिए करता हूं। ना वो जाति व्यवस्था के वो समर्थक थे, लेकिन भरे भरे मंचों से उन्होंने अपने जाति के लोगों से कहा कि खड़े हो जाओ अपने पैरों पे। इसका मतलब वो दूसरी जाति को नीचे थोड़ा गिरा रहे, वो ये संदेश दे रहे थे कि तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि तुम सबसे ज्यादा गिराए गए लोग। व्यवस्था जब बनी, जिन्होंने बनाई, उन्होंने आपको इतने निचले स्थान पर गिराया कि आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको नींव का पत्थर बनना पड़ेगा, आपको अपने कंधे मजबूत करने पड़ेंगे कि आपके कंधों पर पैर रख के कुछ लोग तैयार हो जाए समाज के, जो समाज की लड़ाई को लड़ सके। ये प्रभुजनों का सम्मेलन है। मेरे प्रभु समाज के लोगों, आंदोलन तो कोई भी शुरू कर सकता है। मैं कर सकता हूं, चित्तौड़ साहब कर सकते हैं, कैलाश जी कर सकते हैं, विजेंद्र जी कर सकते हैं, निमेश जी कर सकते हैं, हमारी बहन श्वेता सिंह जी, आप में से बेटा कोई आदमी भी किसी भी नाम से कोई आंदोलन शुरू कर सकता है। ये भारत का संविधान को अधिकार देता है। लेकिन किसी भी आंदोलन को कामयाब करने के लिए उस आंदोलन को पढ़े लिखे लोग ही खींच सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही समाज का नेतृत्व किया है। और जब जब पढ़े लिखे लोगों ने समाज का नेतृत्व किया है, तब क्योंकि वो आज भी उनके मुकाबले का व्यक्तित्व भारत की धरती पर जन्म नहीं ले पाया। और उनको अगर अवसर मिले तो उनके ज्ञान की वजह से मिले, जाति की वजह से नहीं मिले। अगर जाति की वजह से होते तो उनको कोई घुसने नहीं देता पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन को छूने नहीं देता कोई। अगर जाति आधार होता, उनका ज्ञान आधार था। और माननीय काशीराम साहब चोटी के अधिकारी थे, क्लास 1 के अफसर थे, साइंटिस्ट थे। और वो कर्मचारी साथियों को समझाया करते थे कि नौकरी चाहे 4th क्लास की हो या क्लास 1 की, होती तो नौकरी है, होते तो नौकरी। और नौकर कभी समाज का भला नहीं कर सकता, क्योंकि नौकर की सोच नौकरी की होती। ये मैंने उन्हीं के शब्दों में सुना। लेकिन मैं गौरवान्वित हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके साथ मिलकर समाज के नौकरशाह में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने समाज को पैरों पर खड़ा करने के लिए संघर्ष किया। और ऐतिहासिक उदाहरण है कि क्लास 1 का अफसर भी जाके गांव-गांव में कैडर देने का काम करता और लोगों को तैयार करता। ये जो समाज है, ये ऐसा बलशाली समाज है कि अपनी शक्ति तो सोए बैठा है, इसको अपनी शक्ति की जानकारी नहीं है। लेकिन जब जब समाज ने इसको, समाज में नेतृत्वकर्ता ने इसको जगाने का काम किया, तो इसने कभी पीठ नहीं दिखाई समाज के नेतृत्वकर्ताओं। ये ऐसा समाज जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं। शर्त यह है कि ये अपने आसपास के लोगों पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि जिनको रोज देखता है दिनचर्या में, उन पर भरोसा नहीं करता। मगर अगर कोई पढ़ा लिखा अधिकारी, कर्मचारी समाज में जाके समाज के लोग कोई बात बताए तो वो उसको मानता है, वो उसको उसके साथ खड़ा होता है। और इसका ही प्रमाण था कि पिछला आंदोलन खड़ा हुआ। पिछला आंदोलन जो खड़ा हुआ, जिसकी शक्ति से आज हम जैसे और बहुत सारे लोग जो हैं अपने पैरों पे खड़े हो पाए, बात रख पाए, और एक नई ऊर्जा समाज में आई, वो पढ़े लिखे कर्मचारियों की देन थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि नेतृत्वकर्ता को लगा कि पढ़े लिखे कर्मचारियों की जरूरत अब नहीं है। उनके ज्ञान की, उनके धन की, उनके अनुभव की अब उनको जरूरत नहीं है। उन्होंने, उस नेतृत्व ने उन कर्मचारी अधिकारियों के संघर्ष को नकार दिया। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम आप मुझसे बेहतर जानते हैं। परिणाम ये हुआ कि जब जब किसी ने भी अपने वजूद को ललकारा है, जब जब किसी ने भी अपनी बुनियादी विचार शक्ति को त्यागा है, तो उसका वजूद कमजोर पड़ गया। और आज उत्तर प्रदेश में और देश में आप इसे देख सकते हैं। इसका खामियाजा भी मैं आपको बताता हूं। अभी अभी एक घटना बड़ी चर्चा में है। वो घटना है बिहार की। बिहार में एक अपराधी जिनको सजा हुई, आनंद मोहन नाम के पूर्व MP, उनको वहां की सरकार ने राजनीतिक नफा नुकसान देके छोड़ने का काम कर दिया। सरकार ने किया क्या? सजा तो वो लगभग पूरी कर चुके हैं। जेल मैनुअल में एक क्लॉज था कि जो सरकारी कर्मचारी के साथ
उसकी हत्या या उस किस तरह के आरोप में शामिल होगा, वो हिंजेस क्राइम है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार ने वो मैनुअल में से वो हटवा दिया, अब वो उनका छुटना आसान हो गया। मुझसे भी ये पूछा गया कि भाई आपकी इस पे क्या राय है, तो मैंने ये बात वहां कही, आपसे भी कह रहा हूं कि जब जब समाज अपनी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति को खो बैठता है, तब तक सरकारें उनके हित और अहित को भूल के फैसले लेने का काम करती। अगर वहां समाज में सामाजिक शक्ति होती, राजनीतिक शक्ति होती, तो मुख्यमंत्री जी कभी भी इतने बड़े वर्ग को नजरअंदाज करके उस अपराधी को छोड़ने काम नहीं करवाते। क्योंकि समाज में वहां शक्ति नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को लगा राजनीतिक नफा नुकसान के थ्रू कि अगर ये शख्स हमारे साथ आ जाए तो हमारा कुछ वोट प्लस हो जाएगा, हमारा कुछ वोट प्लस होगा तो बीजेपी या जिन शक्तियों से वो लड़ रहे हैं उनको हराने का काम करेंगे, इसलिए उन्होंने ये नफा नुकसान में फैसला लिया। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी को एक बार एहसास होता कि समाज की सामाजिक शक्ति कितनी मजबूत है कि ये 20-22% समाज अगर विद्रोह कर बैठा तो तुम एक सीट नहीं जीत पाओगे, तो उसका एकमात्र कारण यह था कि वहां हमारा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन कम था। आपने बजट को इतनी बार आपने सुना होगा, हर साल बजट आता। पहले बजट में हमारे लिए योजनाएं होती थी, एससीपी का पैसा आता था, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का, उसके जरिए हमारे विकास पे कार्य होता था, स्पेशली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को। लेकिन पिछले 2-3 साल का बजट आप उठा के देखोगे, आपको एक सिंगल वो नहीं मिलेगा कि देश की किसी भी सरकार ने, किसी भी केंद्र की सरकार ने या स्टेट की सरकार ने अगर एक भी सिंगल नया अवसर हमारे लोगों के लिए तैयार किया हो, इनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक, और तो और जो एजुकेशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, उसका बजट भी कम कर दिया। पहले स्कॉलरशिप मिलती थी, अब 0। पहले हॉस्टल में बच्चे रहते थे, हॉस्टल ऐसा ही रहा कि रहने लायक हो जाए, कोई सुविधा नहीं है हॉस्टल में। तो तमाम तरह से हमारी राजनीतिक शक्ति कमजोर होने के कारण सरकारों ने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया, और अगर ज्यादा दिन तक समाज राजनीतिक शक्ति से दूर रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नजरअंदाजी इतनी बढ़ जाए कि आप डिबेट और चर्चा के विषय से भी बाहर हो जाए। मैंने मान्यवर काशीराम साहब की उस बात को गांठ माना जिसमें उन्होंने वो कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। समय के साथ साथ चीजें बढ़ती गई और आज हम लोग अपनी पार्टी बना के अपने साथियों के सहयोग से एक राजनीतिक आंदोलन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इसलिए 15 मार्च 2020 को अपनी पार्टी की स्थापना की क्योंकि 15 मार्च को माननीय काशीराम साहब का जन्म हुआ 1934। और आज अगर हमें राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी है या पहले हमने राजनीतिक शक्ति प्राप्त की है तो एकमात्र उसका उदाहरण है माननीय काशीराम साहब। अगर हम उनके एजेंडे पे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति पे चर्चा करके उसको जमीन पे उतारने का काम करते हैं, इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर से हम राजनीति में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि एक बार माननीय काशीराम साहब से पूछा गया, किताबों में सब कुछ है, कि भाई आपने अपनी पार्टी का झंडे का रंग नीला क्यों रखा। इस बात पे मेरा बुद्धिजीवी समाज इसको निष्कर्ष पर पहुंचे मेरी इस बात पे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और आपने अपने चुनाव निशान को हाथी क्यों रखा। तो मान्यवर काशीराम साहब ने जो कहा उसको आप गौर कीजिए। उन्होंने कहा जिस काम को बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति बहुत सोच समझ के करके गए हों, उसको मुझे अपनाने में क्या बुराई है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी का झंडा नीला रखा, अपना चुनाव निशान हाथी रखा, तो उस पर काशीराम क्यों सोचे। आज मैं ये बात आपसे कहता हूं कि जिन महापुरुषों ने अपना सारा जीवन बलिदान कर दिया, उनके बच्चों की अगर राजनीतिक हैसियत इतनी कमजोर हो जाए कि उनकी हत्या पे, उनके बच्चों के रेप पे, उनके शोषण पे, सामाजिक असमानताओं पे भी अगर कोई चर्चा ना हो तो उसका समाज को आकलन करना चाहिए।
आज आपके पास कौन है जो विधानसभा और लोकसभा में आपकी आवाज उठाए? मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो कल आया हूं। हमारी पार्टी का निर्माण हुआ है 15 मार्च 2020 में, लेकिन आप तो अपनी राजनीतिक शक्ति बहुत पहले खो बैठे हैं। आपको और मुझे चिंतन करना पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं। आज देश के सरकार जो पीसीयू है, पब्लिक सेक्टर है, जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हुए, मैं उन्हीं से तो पूछ रहा हूं जो पब्लिक सेक्टर से निकल के आए हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं। आप बताओ, आपके आने वाली पीढ़ियों को कहां से मिलेगी सरकारी नौकरी? क्या नेताओं के लिए एजेंडा नहीं है? क्या ओल्ड पेंशन नेताओं के लिए एजेंडा नहीं है? क्या प्रमोशन रिजर्वेशन नेताओं के लिए एजेंडा नहीं है? क्या कर्मचारी की सुरक्षा और जो विभागों में उसका शोषण हो रहा है, ये एजेंडा नहीं है नेताओं के लिए? कौन चर्चा कर रहा है आपके मुद्दों पर? इसलिए समाज को सही दिशा दी जाए, और जो नौजवान फौज आर्मी हमने तैयार की है, जो हमारे एक इशारे पे बड़ी से बड़ी तानाशाही ताकत को धूल चटाने के लिए तैयार है, उसको मार्गदर्शन कैसे मिले? क्योंकि अकेला चंद्रशेखर इस काम को नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा समाज है। उसके लिए आपके अनुभव, जो इतने लंबे समय का आपका अनुभव है, आपका ज्ञान है, उसकी मुझे जरूरत है। इसलिए मैं इस मीटिंग के लिए धन्यवाद देता हूं। देखिए, मैं इतिहास का छात्र भी रहा हूं। इतिहास जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पे कहा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। हमें इतिहास को जानना चाहिए। इतिहास हमें बल देता है, इतिहास। और बार बार कैडर इसलिए जरूरी है, कैडर की महत्ता ये मैं समझ पाया कि कैडर आपको इतिहास की जानकारी देता है, और जिस समाज के पास इतिहास की जानकारी हो वो संघर्ष के रास्ते पे पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि हमें यहां जो कुछ भी मिला वो संघर्ष से मिला। इसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया मार्च सत्याग्रह का। यानी कि देश में जो उस समय के शक्तिशाली लोग थे, वो ये भी नहीं चाहते थे कि इन वर्गों को पढ़ाई करने, वो साफ पानी पीने का अधिकार मिल जाए। तालाब का पानी, साफ छोड़ो, तालाब का पानी। वो आपकी जानवरी की दशा को बदलना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे आप ऐसे जिए। और पहली बार जब मैंने हिस्ट्री में पढ़ा कि 1912 और 14 के बीच अधिवेशनों में बात हुई कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए इजाजत मिलनी चाहिए। आज उन्हीं समाज के बच्चे अधिकारी कर्मचारी बनके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी के बच्चे अधिकारी कर्मचारी बनके समाज का और प्रदेश और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा, इतिहास दर्द पैदा करता, दर्द लड़ने की हिम्मत देता। इसलिए कैडर के माध्यम से अगर आप लोग हमारे साथ तैयार हो जाओ तो हम समाज में जाके फिर से कैडर स्टार्ट करेंगे, और जब समाज को दर्द पैदा हो जाएगा तो फिर वो उसकी दवा भी ढूंढेगा। अगर आप सोचिए, आपको बुखार नहीं और मैं आपसे कहूं कि बुखार की दवाई ले लो, क्या आप लोगे? अगर आपके पेट में दर्द नहीं है तो मैं आपसे कहूं पेट की दवाई ले लो, या कोई भी कहे, आप लोगे? जितने लोग यहां बैठे बताओ। अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं है और कोई आपसे सर्दी जुकाम की दवाई कहे कि ले लो फ्री में, तो क्या आप लोगे? जब तक समाज को अपने अधिकारों को पाने का दर्द पैदा नहीं होगा, तब तक वो उस दवाई को ढूंढने के लिए नहीं निकलेगा। जब आप कैडर कराओगे, कैडर से वो दर्द पैदा होगा, फिर समाज अपने अधिकारों की लड़ाई को, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए दवा ढूंढेगा। और वो दवाई, भारत में वो दवाई सिर्फ सत्ता के पास है। जिनकी सत्ता होती है उनको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। मैंने तो इस बात को तब समझा जब मैं निर्दोष होते हुए 5 महीने से जेल में था, और जैसे मेरी हाईकोर्ट से बेल हुई, मेरे मन में इच्छा पैदा होगी कल मैं इस 4 दीवारी के बाहर जाके सूर्य देखूंगा।
और रात को मैं 3 बजे लेटा हुआ था, मेरे पास अधिकारियों की खोज आई, मेरा वो गेट बजाया। मैं 8 बाई 6 बाई 10 की कुटिया में रहता था, उसमें उसको चक्की बोलते हैं, चक्की। उन्होंने कहा कि आपको दफ्तर बुला रहे हैं। उससे पहले मेरे ऊपर एक हमला भी हो गया था जेल में, तो मैंने सोचा कि पता नहीं रात में क्या मुसीबत हो सकता है कि कहीं नुकसान पहुंचाने का कोई वो। तो मैंने कहा भाई एक अधिकारी है, उनको बुला के लाओ, तब आऊंगा मैं तुम्हारे साथ, रात का क्या भरोसा, सब तो सो रहे। तो वो अधिकारी आए, मैंने पूछा कि क्या बात है, तो कहा कि चलना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है। सर्दी का समय था, नवंबर का महीना, 2 नवंबर की सुबह की बात है ये, 3 की। तो मैं जब दफ्तर गया तो इतनी बड़ी बड़ी 2 फाइलें रखी हुई थी। तो मैंने कहा ये क्या है, एहसास मुझे था कि एनएसए लग रही है। तो उन्होंने कहा ये एनएसए की फाइल है, आपको इस पर साइन करने पड़ेंगे, ये जमा, एक आपके लिए, एक प्रशासन के लिए, एक जेल को देंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा हम आपके वाले पे साइन कर देंगे जो आपको ले जाने। भाई हम भी, हमारे भी राइट है, अब हम पढ़ के सोएंगे, सुबह हम जब उठ जाएंगे तब हम आपकी बाकी दोनों फाइलों पे साइन कर देंगे, काट। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिनके पास सत्ता है वो निर्दोष व्यक्ति को भी मरने के लिए मजबूर कर सकते हैं, ये सत्ता की ताकत है। और जिनके पास सत्ता है, मुझसे कहा, चित्तौड़ साहब यहाँ बैठे हैं, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, मुझसे किसने कहा, आनंद मोहन की हत्या, आनंद मोहन ने आईएएस की हत्या की, चंद्रशेखर जी क्या कहना चाहोगे। मैंने कहा बेड़ा गर्क हो जाए देश के राजनेताओं का, और स्पेशली बहुजन समाज के राजनेताओं का। क्योंकि जब लेटरल एंट्री से, जब अगर 150 लेटर एंट्री से आईएएस आईपीएस बनाए गए, कमिश्नर बनाए गए, तो आरक्षण के हिसाब से उन 150 में हमारा जो कोटा बैठता था, तुम एक आईएएस की हत्या पे रो रहे हो, वहां 20 से ज्यादा आईएएस की हत्या हुई, तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया। अगर आपका कोटा नहीं मिला, आपको संवैधानिक जो अधिकार नहीं मिला, तो ये भी तो हत्या हुई या नहीं हुई, बताओ। तो किसी नेता को क्यों नहीं दिखाई दिया कि ये क्या हो रहा है देश में। जब लेटरल एंट्री से आपने कमिश्नर रैंक का अधिकारी बना दिया, एक आईएएस भी 15 साल के प्रमोशन पे जाकर बैठता है वहां। जब आप सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी बनाने लगे बीजेपी के लोग सरकार में बैठ के, तो नेताओं के क्या कहां चले गए, नेताओं की सोच आप देखिए। तो मैंने कहा इनका बेड़ा गर्क हो जाए, इन्होंने समाज को तटपूंजिया बना दिया है कि समाज से बस लड़ो लड़ो, आपस में लड़ो, आपस में लड़ो। ये नहीं बताएंगे समाज की तरक्की का रास्ता कहां से खुलेगा। समाज ने आपको बात इसलिए सौंपी थी मेरे समाज नेताओं कि आप समाज का नेतृत्व करेंगे, लेकिन अगर आपको समाज की हत्या पे, बहिष्कार पे, अन्याय पे, इनके लुटते अधिकारों पे भी दर्द नहीं हो रहा है, तो आप इनसे वोट का रिश्ता रखते हो। तो ये राजनीति कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं चाहिए समाज के लिए। उन्होंने तो ये कहा कि लक्ष्यहीन नेता समाज के लिए खतरनाक होता है। और आज कोई आ जाए, अभी यहां चर्चा होगी क्योंकि मैं चला जाऊंगा चुनाव में, आप बताओ आज के नेता कौन से सर्वोत्तम संपन्न है, बताओ। जो आ जाए, जिसको टिकट मिल जाए, आ जाओ, लड़ो। बाकी समाज को वोट देनी है, समाज दे वोट, और चुनाव के बाद ढूंढ लो नेताजी को कहां है, तो मिलेंगे नहीं आपको। अगर हार जाएंगे तो नेताजी कहेंगे आप इन्होंने लूट लिया, चाय पी ली, खाना खा लिया, सब कुछ, और जीत जाएंगे तो अपना पैसा बनाते घूमेंगे। इस राजनीति से समाज का क्या भला है, बताइए। समाज को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो संघर्ष, काशीराम साहब कहते हैं कि युवाओं को मिशन की भट्टी में तपना होगा। मुझे 10 साल हो गए घर छोड़े हुए, 2013 से लेकर 2023, और कौन सी भट्टी लेके आऊं आप बताओ मुझे, जिसमें तब के आप मान लो कि ये हमारी लड़ाई लड़ सकता है। भाई कहां वो भट्टी है वो बता दो, उसी में जाके खड़ा हो जाता हूं, जो मेरा ये सम्मानित समाज मेरे कंधे में हाथ रख देगी, चल भाई अब तो लड़ ले, अब तुम तेरे साथ। मेरे पिताजी कहा करते थे कहावत उसमें अपनी भाषा में कि बल्टी में बाले तो कुछ और मजा है और बुझाने वाले तो कुछ और मजा है। मैं इसको हिंदी में समझा देता हूं आपको। पश्चिम में थोड़ी सी खड़ी बोलते हैं ना, वो कहते थे कि अगर आग जल रही हो, उसी में अगर आप एक लकड़ी लगा दो तो उसका कुछ और मजा है, लेकिन अगर बुझा के अलग से जलाओ तो उसका कुछ और मजा है। तो मैं तो मजबूर हो गई इस आंदोलन को, अपने महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए निकला कि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का, फूले साहू का, पेरियार का अधूरा सपना इस देश में पूरा हो, और वंचित वर्ग के हिस्से में भी जो है उसके अधिकार आए, जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर लिख के चले गए। देखिए, संविधान में जो अधिकार हैं आप सब जानते हैं, उनको लागू कराने के लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। अगर राजनीतिक शक्ति नहीं तो टोनी मिश्रा जैसे लोग, अजय कुमार टैनी,
जिन्होंने किसानों पे गाड़ी चला दी और सारे प्रमाण होने के बावजूद उस आदमी को मंत्री पद से नहीं हटाया बीजेपी ने और ना उसको परछाई छू पाई। और अभी ब्रजभूषण सिंह जिसपे रेसलर जो हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, उन बच्चियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने शारीरिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया। उस आदमी को अभी तक उसके पद से हटाने के लिए राजी नहीं है बीजेपी। ये हालत है अगर आप संवैधानिक शक्ति आपके पास नहीं है। जबकि संविधान तो ये कहता ना कि न्याय सबके लिए बराबर है, यही कहता ना। अगर वही मुकदमा किसी और आम आदमी को हो जाता तो पुलिस क्या करती? आप सोचो मेरे वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग, अगर कोई दलित पिछड़ा इस आरोप में शामिल होता तो बताओ उसके घर पे बुलडोजर अब तक चल गया होता नहीं चल गया होता? आप बताओ। लेकिन बुलडोजर तो दूर की बात, उसे छू भी नहीं रहे हैं और उसके साथ सुरक्षा चल रही है 10-20 लोग। ये जो टेलर हुआ यहां आपने देखा प्रयागराज में, मेरी कोई संपत्ति नहीं है, के साथ जो जैसा करेगा भरेगा, लेकिन अपराध को सजा देने की शक्ति न्यायपालिका में। लेकिन आपने देखा किस तरह से, आपने सब समझते हैं आप, किस तरह से 3 आदमी आके गोली मार के सब खत्म कर देते हैं। ये बचा आज उत्तर प्रदेश और देश में। और ये तानाशाह क्यों हो गए? क्योंकि जिनको लड़ना था इनके खिलाफ वो किन्हीं कारणों से इनके आगे सरेंडर कर चुके हैं, इसलिए तानाशाह हो गए। वरना जब मजबूत विपक्ष हो तो सत्ता की हिम्मत नहीं, वो तानाशाह हो जाए। मैं परसों आया यहाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की टीम ने उनसे बात कर ली कि भाई हम मुख्यमंत्री के जाने के बाद अपने प्रोग्राम को कर लेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वहां 2.5-3 घंटे अरेस्ट करना क्यों रखा? मुझसे मुख्यमंत्री जी क्या डर है? मैं तो ना विधायक हूं ना MP हूं, मुझसे क्या डर है? वो ये जानते हैं कि वो आदमी आप जो अन्याय कर रहे हो या आप जो झूठ फैला रहे हो वो उसका काउंटर करेगा, और वो नहीं चाहते कि हमारा उनका आमना सामना हो। हम तो गए थे उनके खिलाफ लड़ने, लेकिन सत्ता के प्रयोग से, सत्ता की ताकत से वो जीत गए और हम हार गए। और जब हम हारे तो मैंने सीखा है कि हारता वो है जो गिरकर खड़ा नहीं होता, हारता वो है जो हार से सीख नहीं लेता, हारता वो है जो हार स्वीकार करके और अपने घर बैठ जाता है। मैंने तो हार से सीख ली कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी है, और अपने साथियों को भी जो हमारा अनुभव वो जा जाके बताने लगे। इस बार फिर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इस लड़ाई को जीते। एक शंका मैं आपके सामने दूर करना चाहता हूं, इस बात को इस तरह से समझिए कि हमेशा जो टूट होती है वो कमजोर नहीं करती है समाज। कभी कभी जब टूट होती है तो उससे नवनिर्माण भी होता है। उदाहरण के तौर पे जब एक अंडा टूटता है तो एक नए जीव का निर्माण होता है। इससे अंडे की शक्ति कम नहीं होती है, लेकिन वो नया जीव क्या पता नई चीजों का निर्माण कर दे, क्या पता वो अपने जीवन में कई और नए अध्याय को जो है आगे बढ़ा पाए। इसलिए मैं हमारे लोगों को मैं ये मानसिक तौर पे समझता हूं, कहते हैं भाई ऐसा ना हो, ये भी ना बचे, वो भी ना बचे, ये भी ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने मन से सोचो कि नेता का बेस वोट क्या होता है? उसकी जाति। यही है ना भारतीय लोकतंत्र, कि नेता का बेस वोट क्या होता है? उसकी जाति। यही कहा जाता है। 4 बार सीएम रहने के बाद भी माननीय महल जी दलितों की नेता कहलाती है ना, उन्होंने तो विचार भी बदल दिए। ऐसे काशीराम साहब बहुजन समाज के इतने बड़ा नेता होने के बाद क्या कहलाते हैं? दलित नेता। नहीं, मीडिया यही कहती है, उनका चरित्र यही है, वो तो बहुजन नेता हम जानते हैं। और चौधरी चरण सिंह जी किसानों के इतने बड़ा नेता, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी वो मीडिया को जाट नेता कहती है। हमसे विपरीत मुलायम सिंह यादव जी को भी वो मीडिया यादव नेता हमेशा कहते हैं। यही कहा ना हमेशा से। ये चरित्र है मीडिया का कि वो हमें डराने धमकाने का काम करेगी, हमें मुद्दे से डाइवर्ट करने का काम करेगी। मैं आपसे सवाल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर नेता का बेस वोट होता है उसकी जाति, तो अरविंद केजरीवाल जी बनिया जाति से आते या नहीं आते? बताइए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। उनका बेस वोट हुआ, उनकी जाति, उनकी पूरी जाति भारतीय जनता पार्टी के साथ है या नहीं है? बताइए। तो भाई
10 साल में उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी, उनके पास एक और शक्ति का निर्माण हो गया, वो तो रो नहीं रहे हैं। बताओ आप, वो लोग रो रहे हैं क्या? उनका 15% वोट है। हम बहुत 85 से सुनते आ रहे हैं इस बात को कि ये 15% वोट के लोग हैं, 15% वोट के लोग हैं। आप ये बताओ, 15% वोट पे लेफ्ट भी है, 15% वोट पे कांग्रेस भी है, 15% वोट पे बीजेपी भी है, 15% वोट पे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। और आप लोग ये कह रहे हो कि खुद को पहले तो कहते हो 85% वाले हो, फिर ये कहते हो जी साहब 2 होगी 3 होगी। देखो उनका दिमाग, वो आपकी वोट पर राज कर रहे हैं। दिल्ली में वो किसकी वोट पे सरकार बनाए हुए हैं? हमारी वोट पे। ये नेता उनको वहां नहीं रोक पाए। पंजाब में वो हमारी वोट पे सरकार बनाए हैं, ये नेता उनको वहां नहीं रोक पाए। इनको एक ही आदमी से तकलीफ है पूरे देश में, वो है चंद्रशेखर आजाद पर। और ये तकलीफ भी इसलिए है क्योंकि मैं समझौता नहीं कर पा रहा हूं उससे, ना सरकार के लोगों से, ना विपक्ष के लोगों से। मैं अपने विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता नहीं कर पा रहा हूं। देखो स्कूल खुले जाते हैं, यहाँ बहुत सारे स्कूल है या नहीं है? कुछ हमारे भी साथ कुछ इनके स्कूल होंगे। अगर किसी ने दूसरा स्कूल खोला है तो इसका मतलब तो ये नहीं कि पढ़ाई का स्तर कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर इससे IAS IPS बन रहे थे तो इससे नहीं बनेंगे। अगर उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, उस स्कूल में अच्छे विचारधारा पे काम होगा, तो अच्छे लीडर्स का, अच्छे विधायक और सांसदों का निर्माण स्कूल से हो सकता है। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते इस बात? जब वो लोग नई पार्टी बना के 10 साल में उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हैं, तो हम अपनी दूसरी पार्टी को क्यों ताकत नहीं दे सकते हैं? आप बताओ। आपको लक्ष्य से मतलब है। हमारे यहाँ कहते हैं आम खाइए, गुठली के दाम मत पूछिए। समाज को आम से मतलब है या गुठलियों से? बताओ। समाज को राजनीतिक शक्ति चाहिए, संरक्षण चाहिए, अधिकार की सुरक्षा चाहिए, नए अवसर चाहिए, या उनको गुठलियों के दाम गिनने? बताओ। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए छोड़ा कि देश में कुछ बचा नहीं है। 2024 के बाद हो सकता है संभवतः कुछ ना बचे। ये मेरी बात पे आप गौर कर लो। अगर पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा, मेरे लोगों मुझे जवाब दो कि मैं अपने भाइयों को एक सरकारी नौकरी देने के हैसियत में रहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर जिसका बिल्कुल जो है वो पूंजीपतियों के कब्जे में है, ऊंची जातियों के कब्जे में है, तो ताकि ऊंची जातियों व्यवस्था के हिसाब से वो लोग आपको अपनी पार्टी उसमें क्या नाम कंपनियों में किस पदों पर रखना चाहेंगे? आप बताओ। तो समाज को लेबर बनने के लिए छोड़ दो कि लेबर बन जाओ भाई जाके। पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पे घूम रहा है, BTech MTech करके हमारे बच्चे, MA PhD करके हमारे बच्चे स्कूल के बाहर खड़े, कोई नौकरी देने वाला नहीं, ना प्राइवेट में ना सरकारी। अगर आप राजनीतिक शक्ति का निर्माण नहीं करोगे तो बताओ अपने बच्चों के सपनों को कैसे पूरा करोगे? मेरे लोगों बताओ। अगर मैं कामयाब हो गया हूं, मेरा परिवार आगे बढ़ गया, तो समाज का क्या जिम्मेदारी हम पे नहीं है? फिर हम कैसे बुद्धिजीवी वर्ग है? भाई आज हम इन कुर्सियों में बैठे हैं तो हम अपने भाई का हिस्सा लेके आए नहीं आए? बताओ। व्यक्ति को नहीं मिला आरक्षण, समाज को मिला आरक्षण। किसी एक परिवार को नहीं मिला आरक्षण, किसे मिला है? समाज को मिला। अगर हमने समाज से हिस्सेदारी ली है तो समाज के सुख दुख और उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी में भी हमारा योगदान होना चाहिए। मैं तो आपसे, क्योंकि मैं संघ की महत्ता समझता हूं, संगठन कि उसकी महत्ता क्या है, उसका उदाहरण बताता हूं। आप सब पढ़े लिखे लोग मुझे जवाब देना, मुझे गलत साबित कर देना, खड़े होकर उंगली उठा के मैं आपको जवाब देता हूं। अगर व्यवस्था के आधार पर जो ऊंची जाती है भारत में, अगर वो किसी दलित पिछड़े का अहित कर दे, हत्या कर दे, मूछें काट लें, घोड़ी से उतार दे, रेप कर दे, तो बताओ RSS के लोग उन दलित पिछड़ों के समर्थन में जाते हैं क्या? आप बताओ। जाते हैं नहीं जाते? बताओ। नहीं जाते। लेकिन अगर किसी दलित के साथ, पिछड़े के साथ, मुसलमान का कोई मामला हो जाए तो सबसे आगे कौन खड़ा होता है? आप बताओ। सबसे पहले जाते हैं, क्योंकि वो उनके एजेंडे में सेट बैठता है। और आप ये नहीं समझते कि हम उनके एजेंडे को कितना मजबूत करते हैं, खुश होते रहते हो। वो संघ है, उनके पास विचार है, उनके पास समर्पण है।
हम पे क्या है? हम पे ये है अगर एक आदमी मंच पे नहीं बैठेगा तो बाहर जातेगा, अरे हमारा अपमान कर दिया, हमें मंच पे नहीं बिठाया, हम इतने पुराने आदमी। एक बैनर लगा था उसमें हमारा फोटो नहीं था, ये क्या बात हुई, हमारा अपमान हो गया है। सुनो, हमें मंच से नहीं बुलवाया गया, हम क्या करें उसमें जाके? ये हमारा समर्पण है मेरे लोगों, वो उनका समर्पण है कि उनके आदमी का ना बैनर पे फोटो होता, ना मंच पे कोई जगह होती, ना उनको आप कहीं वैसे देखते हो कि वो रोड शो का हिस्सा है, लेकिन वो अपना ठेला उठा के अपने मूवमेंट को कामयाब करने के लिए काम कर रहे हैं। और वो ये भी इच्छा नहीं रख रहे कि एमपी एमएलए बन जाएं। उनको पता है कि जितनी राजनीतिक शक्ति हमारे हाथ में होगी, ये संघ के लोग भी सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। आज आप देख लो, किसी अधिकारी कर्मचारी को फोन करके पूछो उसके हाल, दलित पिछड़े आदिवासी समाज के, वो कहेगा मेरे दफ्तर में एक आरएसएस का आदमी बैठा हुआ है और सब चीज वो तय करता है। और अब तो इवन नौकरी वोकरी छोड़ो, सब आरएसएस के दफ्तर पे सब तय हो रहा है। दिल्ली में देखो वहीं बैठे हैं सारे नेता। रोड का ठेका किसे मिलेगा, मकान बिल्डिंग का ठेका किसे मिलेगा, हाईवे का ठेका किसे मिलेगा, ये संघ के लोग तय कर रहे हैं। मैं तो आपसे उम्मीद करता हूं और मेरा विश्वास है, आज नहीं तो कल आप हम सब लोग इस संघर्ष को समझ के अपना योगदान इस आंदोलन में जरूर देंगे, क्योंकि आप भी यहां अगर बैठे हैं, अपना कीमती समय आपने यहां दिया, आप हमें सींच भी रहे हैं, तो आप भी चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट आगे बढ़े। आप भी चाहते हैं फूले साहू पेरियार की, काशीराम की मूवमेंट आगे बढ़े। और मैं आखिरी बात तौर पे आपसे कहना चाहता हूं, मुझे कोई विवाद मेरे मन में नहीं है। मेरा काम है मेहनत करना, मैं मेहनत करूंगा, यही हमने सीखा। हमने इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। आप बताओ कोई रास्ता है क्या? संघर्ष के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि समय परिस्थिति को भी देख के समाज को फैसले लेने चाहिए। आज जो समय है वो समय बड़ा खतरनाक है। आज दुश्मन बहुत ताकतवर है और जो शिकंजे में फंस चुके हैं वो नहीं लड़ पाएंगे। आप इस बात को बेहतर, जैसा आप बैठे हुए इस बात को आप बेहतर समझते हैं कि जो शिकंजे में फंस चुका है वो नहीं लड़ पाएगा। इस बात का भी आकलन समाज कर ले। अब क्योंकि ना मैंने कोई चोरी की है, ना मैंने किसी को लूटा है, ना मैं किसी सरकार में शामिल था जो मैंने कोई भ्रष्टाचार किया हो, ना मैं किसी उसका मेंबर रहा हूं हाउस का जो मुझे कोई किसी तरह का मेरे पास हो। इसलिए जो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स है जो सरकार मेरे खिलाफ नहीं कर सकती, वो बस मेरे खिलाफ गुमराह करके करती है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। आप आकलन करो, मैं शीशे की तरह आपके सामने हूं कि इससे ज्यादा मैं क्या करूं। आप भरोसा करोगे कि मेरी पीठ में इतना दर्द है कि मैं उस पर बैठ भी नहीं पा रहा था और मैं उसको देख के खुश भी नहीं था कि मैं कोई राजा महाराजा का बेटा नहीं हूं। बाबा साहब तो कहे मैंने रानी का पेट काट दिया, तो हमारे राजकुमार कहां पैदा हो सकते हैं? तो हमें राजकुमार बनना भी नहीं। तो मैंने उससे कहा कि जब वो सब लोग मंच पे ऐसे बैठे हैं तो यार कुर्सी लगाओ। मैं तो उस कुर्सी को भी हटवा देता हूं जो बहुत ऊंची सी कुर्सी लग जाती है मंच पे। इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारा संरक्षण करें, क्योंकि मेरे पास संरक्षण के तौर पे आपके अलावा कुछ नहीं। और ये हमारी राजधानी है आगरा, इस बात को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जब मैं नहीं था तब बताओ आगरा में आप पिछले 10 साल में कितनी शक्ति अर्जित कर पाओ। मुझे छोड़ो, चलो हटाते हैं चंद्रशेखर के चैप्टर को पीछे करते हैं। आप बताओ जिनके नेतृत्व में आप लोग अभी तक, मैं वहां और आप यहां काम कर रहे थे, बताओ कितनी शक्ति अर्जित कर पाए हो? बताओ पिछले 10 साल में अगर आप नीचे की तरफ ना आए हो तो मुझे बताओ, आए हो या नहीं आए? इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब आपको ये एहसास हो गया कि भाई नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, तो फिर कुछ नया प्रैक्टिकल कर लो मेरे साथ मिलकर। युवाओं का जोश, जज्बा, संघर्ष और आपका अनुभव, और आओ लिखते हैं एक नई क्रांति की इबारत, आओ लिखते हैं एक नया अध्याय जिसको इतिहास में पढ़ा जाए और इतिहास को सराहे और इतिहास में इस बात का जिक्र हो कि हमने कर दिखाया। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं। काशीराम साहब कहते मान लो तो हार और हार लो तो जीत। मैंने कभी हारना नहीं सीखा, गुलामी मेरे खून में नहीं।
मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा हूं, तो मैं गुलामी नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैंने तो इसलिए अपने नाम के साथ आजाद लगाया कि मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी की कोई भी कड़ी, आर्थिक गुलामी कोई भी कड़ी मुझे छू ना पाए। आपसे भी अपील करता हूं, इसलिए अपील कर रहा हूं मेरे लोगों कि अगर आप संरक्षण नहीं करोगे तो हो सकता है किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाओ, लेकिन जिस दिन आपने संरक्षण करना शुरू किया, आप याद रखना मेरी बात कि मैं आपका हाथ किसी आगे फैलने नहीं दूंगा। ये बात मैं ये वादा कर रहा हूं। और लोकतंत्र में संरक्षण कैसे होता है, मेरी माताएं बहनें और मेरे सम्मानित साथी बैठे हैं, छोटे भाई, लोकतंत्र में संरक्षण नारों से नहीं होता है, वोट से होता है। जिस दिन आप संरक्षण करोगे, मैं लिख के देता हूं, आप शक्ति का एहसास इस तरह से लगाइए भीम आर्मी के लोगों की, उनमें 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से दिल्ली पे कहलवाया, जब मैं दिल्ली में गिरफ्तार हुआ CNPR के आंदोलन में, कि कुछ दलित नेता, देश के प्रधानमंत्री को आपके बेटे को नेता मानना पड़ा। ये शक्ति है भीम आर्मी की। और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम मैगजीन में भारत की तरफ से मैं भीम आर्मी का एक सामान्य कार्यकर्ता, अकेला व्यक्ति हूं, 5 नहीं है, ये भी आप जानकारी कर लो। वो 5 जिनके नाम दिए जाते हैं, वो 4 भारत से उनकी पीढ़ियां पूर्व में उनके दादा परदादा चले गए, लेकिन यहाँ के लोगों को जब करते हैं तो वो उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उनके बराबर में इस तरह का उनका मनोबल गिराने के लिए बनाते हैं। वो लोग जिनका वो भारतवंशी लिखते हैं कि 5 लोगों को टाइम मैगजीन का, वो 4 लोग उनके जैसे, मैं आगरा, सहारनपुर से आके आगरा रहने लग जाऊं और मेरी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी यहां रहे आगरा, और फिर सहारनपुर के लोग इस बात के लिए जय जयकार करते फिरे कि देखो सहारनपुर के तो थे, आगरा का कोई रोल नहीं है, जबकि शक्ति आगरा दे रहा। इस तरह से वो ये कहते हैं टाइम मैगजीन में कि 5 लोग भारत के थे, भारत की तरफ से मैं इन 137 करोड़ लोगों में मैं अकेला व्यक्ति था उस मैगजीन में। और ये अगर संभव हुआ तो ये भीम आर्मी के उन्हीं नौजवान कार्यकर्ताओं की मेहनत से संभव हुआ। अब मैं उनसे बस ये मांगना चाहता हूं नौजवान साथियों कि सड़क पे बहुत नारा लगाते हो, जब तक बूथ मजबूत नहीं करोगे, जब तक अपने बूथ पे अपनी वोटों की संख्या सबसे अधिक नहीं करोगे, तब तक नारे से शक्ति नहीं बनेगी मेरे लिए। ये जो नौजवान साथी जो भिड़ सकते हैं किससे, मैं उनसे भी कह रहा हूं, मैं तुमसे दिशा निर्देश के तौर पे कह रहा हूं, अब समय आया है शक्ति देने का। आगरा के जो हमारे सम्मानित युवा नेता, उन सबसे कह रहा हूं, अब समय आया है शक्ति देने का। पिछली बार विधानसभा में आपने मुझे शक्ति नहीं दी, लेकिन इस बार आप नगर की सरकार में मुझे शक्ति दो, फिर देखो। क्योंकि जब बहुत अंधेरा हो चारों तरफ, एक छोटा सा जुगनू भी जलता है तो दुनिया को दिखाई देता है, जहां तक उसकी रोशनी जाए। अगर आप आगरा में जो राजधानी हमारी, अगर मुझे शक्ति दे दोगे तो मैं लिख के देता हूं, इसी शक्ति को आधार बना के हम इस आंदोलन को पूरे देश में, पहले उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में खड़ा करने का काम करें। मैंने चैलेंज के तौर पे कहा भी, मध्य प्रदेश में हमने रैली की थी, हमारे सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उस रैली में मीडिया ने, जो मीडिया हमें बार बार गिराने का काम करते, उसने लिखा कि 4.5 लाख से ज्यादा लोग वहां आए। मैंने प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करके कहा कि अगर प्रधानमंत्री में दम है तो प्रधानमंत्री जी एक सभा उस ग्राउंड में आप करके दिखा दो, एक हम करेंगे। अगर आपकी सभा हमसे मजबूत हुई तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। जबकि उनके पास साधन है, संसाधन है, सत्ता है, सब कुछ है, और हमारे पास सिर्फ आपके प्यार और विश्वास के अलावा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में हमने विश्वास हासिल किया है, राजस्थान में हमने विश्वास हासिल किया है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपका एक संरक्षण, मैं आपको 5 साल की गारंटी देता हूं कि 5 साल में हम आजाद समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे, अगर आपका संरक्षण हमें मिल गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान की जमीन हमारी तैयार है, बिहार की जमीन हमारी तैयार हो रही है, उत्तराखंड, दिल्ली की जमीन हमारी तैयार हो रही है, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब की जमीन हमारी तैयार हो रही है। और अगर यूपी के हमारे लोग एक बार हमें संरक्षण करने का, हमें काम करने का मौका दे तो फिर आप देखें, क्योंकि यूपी वो तपोस्थली है, यूपी वो तपस्या स्थली है, यूपी वो संघर्ष की भूमि है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के आंसू टपके हैं। ये आगरा की वो धरती है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष रूपी आंसू छलके। इस धरती को तो दुनिया में इसका सम्मान होना चाहिए, मगर वो सम्मान मांगने से नहीं मिलेगा, वो कमाना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने प्रभुजनों से यह आग्रह करूंगा कि आपके संरक्षण के लिए अगर मुझसे बेहतर कोई और हो तो उससे संरक्षण ले लो,
या फिर मुझे इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपना संरक्षण दो। आज मुझे इस लड़ाई को जीतने के लिए उनकी मनी माफिया मीडिया, उनके आईटी सेल, उनके संगठनों का सबका सामना करने के लिए आप लोगों की जरूरत है। मैं आपसे आज विश्वास मांगने के लिए यहाँ आया कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इस आंदोलन का साथ दिया, तो फिर मेरी काबिलियत भी आपको देखने का मौका मिलेगा। मैं अपने सभी सम्मानित साथियों की तरफ से जो मिशन 78 के हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि भविष्य में आप मुझे इस लड़ाई को लड़ने के लिए समर्थन करेंगे, ताकत देंगे। पिछली बार जब मैं 14 अप्रैल को आया था तब भी मैंने आपसे यही कहा। हमारे अधिकारी कर्मचारियों का एक सम्मेलन, वो सीनियर अधिकारियों का सम्मेलन एक हुआ था 17 तारीख को रात में, उसमें भी मैंने आपसे ये अपील की थी कि मुझे लड़ने का हौसला। जब आपने उनको निराश नहीं किया तो अपने इस बेटे से दूरी, इसलिए कि गरीब का बेटा, ये तो अच्छी बात नहीं, ये व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। किसी रानी के पेट से जन्म नहीं लिया इसलिए, किसी नेता अभिनेता मुख्यमंत्री का बेटा नहीं इसलिए तो समाज मुझसे दूरी ना बना। अगर सब लोग रानी के पेट वालों को करेंगे तो फिर संघर्ष से कोई लाभ पैदा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु।